हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम पहली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, और इंट्रोडक्शन पैथोलॉजी में हमने कुछ टर्म्स उनको मैं रिवाइज करने की दृष्टि से यहाँ पे चल रहा हूँ। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और तो वहाँ पे हमने पहला टर्म देखा था इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है कि पैथोलॉजी को हम जान ही गए थे कि पैथोलॉजी क्या है। पैथो मीन्स द डिजीज़, लॉजी मीन्स स्टडी। हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं कि कोई बीमारी पनपी है तो उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो कॉज ऑफ डिजीज़ अगर पता करना है या कॉज ऑफ डिजीज़ स्टडी जो हम करते हैं कॉज ऑफ डिजीज़, वो इटियोलॉजी कहलाती है। एंड अगर हमने डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि वो हुई कैसे है, तो वो कहलाता है पैथोजेनेसिस, राइट। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है, प्रेजेंटिंग द सिम्टम्स टू द पेशेंट। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट आता है हमारा जो अगला टर्म था। तो फिर डेफिनेशन इसकी हो ही गई थी कि पैथो मीन्स सफरिंग एंड लोगो मीन्स स्टडी। तो बीमार होने की जो स्टडी की जाती है उसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आए थे। उन टर्म्स की अगर हम बात करें तो पहला टर्म था पेशेंट। पेशेंट का मतलब वो जो पर्सन जो बीमार है, जो सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ है। लेशन, लेशन का मतलब था कि पैथोलॉजिकल जो चेंज हमने देखा सेल या टिश्यूज़ में, यानी पर्टिकुलर सेल या टिश्यूज़ में बीमारी से जो भी चेंज हुआ है उसे हम लेशन कहते हैं। पैथोलॉजिकल चेंज इन द सेल एंड टिश्यूज़। थर्ड वन इटियोलॉजी, कॉजल फैक्टर हमें देखना है बीमारी का, दैट इज़ द इटियोलॉजी। हम कॉज को पता कर रहे हैं। इसके बाद ये टर्म्स आया था पैथो फिजियोलॉजी। तो दैट इज़ ऑल्सो, पैथो मीन्स द बीमारी जो भी डिजीज़ हुई है वो, और फिजियोलॉजी का मतलब उसके फंक्शंस कैसे गड़बड़ कर गए हैं। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस, मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज़, कि वो बीमारी किस तरह से इवेल्यूट हुई है, कैसे आई और कैसे प्रोपेगेट हुई आगे की तरफ। मॉर्फोलॉजी, हम जब भी किसी टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे होते हैं और वो भी माइक्रोस्कोप के द्वारा, दैट इज़ नोन एज द मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मीन्स हम नेकेड आई से जो भी देख रहे होते हैं, जो भी जांच परख कर रहे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक में दैट इज़ मॉर्फोलॉजी आई जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कहता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम तो ये हमें पता चलता है कि उसमें क्या चेंज हुआ है। और डायग्नोसिस का मतलब होता है ये पता करना, ओपिनियन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पेशेंट। प्रोग्नोसिस refer to the fate of the patient suffering from the disease। और नेक्स्ट वन इज़ द प्रिवेंशन। तो इसलिए हम इसकी स्टडी कर रहे थे, दैट वन पैथोलॉजी, राइट। तो उसके बाद ये पैथोलॉजी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हुई। वन इज़ द जनरल पैथोलॉजी, सेकेंड इज़ द सिस्टमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी में भी फिर सिस्टमिक में जाकर के हमारे पार्ट डिवाइड हुए, हिस्टोपैथोलॉजी, सर्जिकल पैथोलॉजी, है ना, फॉरेंसिक पैथोलॉजी ऑटोप्सी कहते हैं जो डेड बॉडीज़ पे की जाती है, हेमेटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी यानी सेल्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे, एफएनएसी वगैरह इसी में आते हैं, इम्यूनोलॉजी भी इसी में आती है। केमिकल पैथोलॉजी, वहाँ केमिकल के द्वारा हम काम कर रहे हैं। जेनेटिक्स का मतलब क्रोमोसोम्स में कोई डिफ़िकल्टी रही होगी। मॉलिकुलर पैथोलॉजी में डीएनए आरएनए की, यानी डीएनए की हम बात कर रहे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की। मॉलिकुलर पैथोलॉजी इमर्ज्ड एज द पावरफुल रिसर्च टूल is now being the useful widely to diagnose the purpose as well, right। तो ये रहा इसका पहले चैप्टर का रिवीजन। और यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यू हमारा जो चैप्टर आता है दैट इज़ द मेथड एंड टेक्निक्स इन पैथोलॉजी। कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी टेक्निक्स हम पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में न जाते हुए हम सिर्फ जनरली देख लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी यानी सर्जिकल पैथोलॉजी होती है। हिस्टोपैथोलॉजी डील्स विद द ग्रॉस
एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ग्रॉस एंड माइक्रो, ग्रॉस का मतलब नेकेड आई से जो भी हम देख रहे हैं वो, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रोस्कोप से जो भी देख रहे हैं। तो इस माइक्रोस्कोपिक एग्जाम को ही हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में दोनों ही बातें साथ साथ आती हैं। ठीक है, वहाँ पर भी ये 2 पार्ट में डिवाइड रहा है। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो इसमें कुछ प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। पहला आता है फिक्सेशन। हिस्टोपैथोलॉजी यानी सर्जिकल पैथोलॉजी जो कर रहे हैं भाई, जनरल पैथोलॉजी में तो हमें सर्जिकल पैथोलॉजी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसमें जनरली चले थे। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में जाकर के 2 पोजीशन आई कि सर्जिकल पैथोलॉजी वहाँ की जाती है जहाँ पर हम पेशेंट हमारा लाइव होता है, और फॉरेंसिक की जाती है जहाँ पेशेंट नहीं, वहाँ डेड बॉडी होती है, मर चुका होता है। तो पहला आता है फिक्सेशन, फिक्शन। ठीक है, पहला टर्म आता है फिक्शन या फिक्सेशन कह सकते हैं इसे। द मेन पर्पज ऑफ फिक्सेशन इज टू प्रिजर्व द टिश्यू। क्योंकि यहाँ पे हम सर्जिकल पैथोलॉजी कर रहे हैं, तो सर्जिकल पैथोलॉजी में आपको पता है कि हम कोई भी उसका टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप से देखने के लिए उसका कोई भी पीस ले रहे होंगे, कोई भी सर्जिकल करके, मतलब कोई भी पार्ट हमने वहाँ से रिट्राइव किया होगा, रिमूव किया होगा, तो उसको जो भी हमने टिश्यू लिया है उसको प्रिजर्व करना है। फिक्सेशन में हमें उसे प्रिजर्व करना है, सो एज द मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, नेचुरल स्ट्रक्चर एज द क्लोजली पॉसिबल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन करेंगे उसके लिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो, वो ज्यों की त्यों रहा है, उसके लिए हमें उसे फिक्सेशन करना पड़ता है। फिक्सेशन के बाद दूसरा टर्म आता है, फिक्सेशन के बाद नेक्स्ट टर्म आता है टिश्यू प्रोसेसिंग। तो आफ्टर फिक्सेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टिश्यू प्रोसेसिंग। द फिक्स्ड टिश्यू मस्ट बी प्रोसेस्ड इनटू अ फॉर्म in which it can be cut into a microscopic section. The main purpose of processing replace the water in the tissue with the embedded medium, usually paraffin wax लिया जाता है। तो टिश्यू को प्रोसेस करने का मतलब होता है कि जो टिश्यू के अंदर जो भी वाटर है उसे निकालना और वहाँ पे वैक्स को फिक्स करना, ये टिश्यू प्रोसेसिंग कही जाती है। इसका मतलब इसमें पहला टर्म आता है डिहाइड्रेशन, फिर क्लियरिंग। डिहाइड्रेशन का मतलब उसमें जो पानी है, टिश्यू के अंदर जो भी पानी है उसे निकालना। ठीक है, और वहाँ पे सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड परमानेंटली बाय वैक्स वहाँ पर लगा देना। फिर आता है क्लियरिंग, ये इसका अगला स्टेप है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, द नेक्स्ट स्टेप द क्लियरिंग in which dehydrating agent ethyl alcohol is replaced by the medium in which paraffin wax is completely soluble, right? तो फिर ये अल्कोहलिक मीडियम में चेंज कर लिया जाता है। उसके बाद इम्प्रग्नेशन किया जाता है, इज द स्टेज इन विच क्लियरिंग द एजेंट जाइलिन इज द फाइनली रिप्लेस्ड बाई द मोल्टन पैराफिन वैक्स जो लगा था उसे वहाँ से हटाने को इम्प्रेगनेशन कहते हैं। इसके बाद टिश्यू एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग। इम्प्रेगनेशन के बाद में द फर्म टिश्यू पीसेस आर कॉस्ट इन द मोल्टन वैक्स टू फॉर्म द ब्लॉक ऑफ सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग। तो वो उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके बाद आती है माइक्रोटॉमी। वंस टिश्यू को हम जब एम्बेडेड कर लेते हैं, ब्लॉक्स में बना लेते हैं, देन दे कट इनटू द सेक्शंस दैट बाय द प्लेस्ड ऑन द स्लाइड पर रखने के लिए वो छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया जाता है। तो दैट इज नोन एज द माइक्रोटॉमी। नेक्स्ट आता है, फ्रेंड्स डीपली हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ समझना नहीं है, लेकिन हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें यहाँ से तैयार किया जा सकता है। फिर उसके बाद हेमेटॉक्सिलिन एंड द इओशन स्टेनिंग। फिर ये स्टेन किया जाता है, स्लाइड बनाई फिर उसको स्टेन करना है, तो स्टेनिंग की जाती है। दैट आफ्टर फिर
माउंटिंग एंड कवर द स्लिपिंग, माउंटिंग करना या कवर करना उसे। अदर टेक्निक इन सर्जिकल पैथोलॉजी, फ्रोजन सेक्शन, राइट, डिकैल्सिफिकेशन। ऑटोप्सी पैथोलॉजी में फिर वही हम उसमें आ जाते हैं। ऑटोप्सी पैथोलॉजी का मतलब जो डेड बॉडी है उसका कोई भी ऑर्गन लेकर के उसकी स्टडी करना है, ठीक है। तो डेड बॉडी से लेना है, ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जाके पड़ जाता है। यहाँ भी वही माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप इज एन द इंडिस्पेंसिबल टूल टू द पैथोलॉजिस्ट। डिस्पेंसिबल टूल होता है ये, इंडिस्पेंसिबल यहाँ बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता, मतलब एक माइक्रोस्कोपी ही लेनी होती है और उसके बाद कोई बाकी तो वर्क करना ही होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी। इम्यूनोफ्लोरेंस, ये भी एक टेक्निक है। इम्यूनोफ्लोरेंस इज अ टेक्निक विच आइडेंटिफाई एंटीजन मॉलिक्यूल बाय द सब सेलुलर लेवल इन द टिश्यूज, राइट। तो उसके बाद आता है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री दैट इज नोन एज ICH एप्लीकेशन। इसमें हम इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक का यूज़ कर डिटेक्ट बाय द लीनियर ऑफ द ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स का पता करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ द क्रोमोजल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम्स में जो एबनॉर्मेलिटी होती है उसे पता करने के लिए दैट इज नोन एज द साइटोजेनेटिक्स। इसके बाद फिर आता है मॉलिकुलर पैथोलॉजी, फिलोसाइटोमेट्री। देन इतना करने के बाद में फिर हम यहाँ पर ये हम इसकी टेक्निक्स के बारे में जान गए हैं कि किस तरह से ये टेस्टिंग होती है। इसके आगे हम अगला स्टडी करेंगे सेलुलर एंड टिश्यू चेंजेस। तो जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है हमारा सेलुलर एंड टिश्यू चेंजेस से स्टार्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज़ द सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर ऑफ द पैथोलॉजी फिनिश हो चुका है और थर्ड की हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वन में।